हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुक्कर, मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम प्रेगनेंसी का थर्ड वीक डिस्कस करने वाले हैं। अब ये थर्ड वीक मतलब कि पहले 2 वीक्स जो है वो जिसमें हमें एक्चुअली हम लोग प्रेग्नेंट नहीं हैं, लेकिन थर्ड वीक में प्रेगनेंसी जो है वो हो चुकी है और इम्प्लांटेशन हो चुका है। सो आइए जानते हैं कि ये जो थर्ड वीक ऑफ प्रेगनेंसी है वो उसमें मदर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। सो जनरली 14th डे को मतलब कि 2 वीक्स पूरे आपके होने के बाद एग जो है वो रप्चर हो जाता है ओवरी में से। और ये ओवरी में से रप्चर होने वाला जो एग है जिसे हम ओवुलेशन भी कहते हैं, उसके बाद ये फैलोपियन ट्यूब में आता है, आपकी गर्भनलिका में आता है। ये गर्भनलिका में जो एग आया है उसके बाद ये अगर ये फर्टिलाइजेशन इसका पोटेंशियल जो है वो अराउंड 18 आवर्स तक रहता है। मतलब ये जो एग है उसका फर्टिलाइजेशन जो है वो 12 आवर्स तक मैक्सिमम इसका फर्टिलाइजेशन पोटेंशियल रहता है। फिर भी ऐसा 18 to 24 आवर्स तक फर्टिलाइजेशन पोटेंशियल ये जो स्त्री बीज है उसका रह सकता है। अब ये तब अगर नॉर्मल कांटेक्ट आता है, नेचुरल कांटेक्ट अगर आता है तो शुक्राणु जो होते हैं मतलब कि स्पर्म्स जो है वो वजाइना में लॉज होते हैं। तो सीमेन में जो स्पर्म्स होते हैं वो वजाइना में लॉज होते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चंस बहुत सारे कपल्स का रहता है कि मैम नॉर्मल कांटेक्ट आ रहा है लेकिन सीमेन जो है वो 50% जो है वो बाहर निकल जा रहा है। पर अगर सीमेन जो है नेचुरल कांटेक्ट में बाहर भी निकलता है फिर भी आपको प्रेगनेंसी जो है वो रह सकती है। सीमेन जो है वो अंदर भी वजाइना में भी लॉज होता है। अब इसके अलावा हम जानेंगे कि ये इसके बाद की क्या जर्नी होती है। सो जब ये सीमेन जो वजाइना में लॉज होता है उसके बाद ये सर्विक्स को क्रॉस करता है। मतलब कि गर्भविष्वी का जो मुंह होता है उसको हम सर्विक्स कहते हैं, उसको क्रॉस करके ये यूट्राइन कैविटी में आता है। और जो ये स्पर्म्स जो होते हैं उनका काउंट जो होता है वो मिलियंस में होता है, लेकिन ये जो सारे ही स्पर्म्स हैं वो यूट्रस में जा नहीं पाते हैं। सो जो भी हाईली मोटाइल स्पर्म्स है जिनका मोटिलिटी सबसे ज़्यादा अच्छा है ये सारे स्पर्म्स जो है वो कैविटी में जाते हैं। और उसमें से भी जिनकी सबसे ज़्यादा अच्छी मोटिलिटी होती है वो फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं। अब ये फैलोपियन ट्यूब में जाने के बाद फर्टिलाइजेशन जो होता है वो होता है। मुझे ये फर्टिलाइजेशन जो है वो अराउंड 14th डे 14 to 16th डे अराउंड ये फर्टिलाइजेशन होता है। सो थर्ड वीक आते आते फर्टिलाइजेशन ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है आपके बॉडी में। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद बनता है जाइगोट। तो ये जाइगोट मतलब क्या कि ये जो एग होता है वो हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड मतलब कि 23x ये क्रोमोसोम होता है और जो स्पर्म होता है वो भी हैप्लॉइड होता है, उसमें 23x या फिर 23y ऐसे क्रोमोसोम हो सकते हैं। और ये मिलने के बाद ये बनता है जाइगोट जो कि एक डिप्लॉइड रहता है। मतलब कि ये जो क्रोमोसोम है वो अडल्ट क्रोमोसोम जैसा ये इसका मेकअप होता है। तो ये डिप्लॉइड क्रोमोसोम जो है वो 46XX या फिर 46XY ऐसा बन जाता है। और इसके बाद ये एम्ब्रियो का डिवीजन होता है। मतलब ये एक सेल जो है सिंगल सेल से ये क्लस्टर ऑफ सेल्स में डिवाइड होता है। मतलब ये एक सेल्स का जैसे कि ग्रेप्स का कोई गुच्छा हो उस तरीके से ये डिवाइड होना चालू होता है। तो ये जो जाइगोट है उसका 72 आवर्स के बाद मतलब 3 दिन के बाद ये मोरूला बनता है। मतलब कि एक सेल्स का एक गुच्छा बनता है, क्लस्टर बनता है जिसको हम मोरूला कहते हैं। और इसके बाद ये 5वें दिन तक एक एक छोटे से बॉल जैसा बन जाता है जो कि यूट्राइन कैविटी में आता है। मतलब ये 5वें और या 6वें दिन को ये जो गर्भ है वो यूट्राइन कैविटी में आता है। मतलब ये पहले जब बीज रप्चर हुआ उसके बाद एम्ब्रियो बना, तो ये सारी चीज़ें जो है वो फैलोपियन ट्यूब में ही हो रही थी। अभी तक के गर्भनलिका में ही ये सारी चीज़ें हो रही थी। मतलब गर्भ जो है वो एक्चुअली फैलोपियन ट्यूब में ही बना, लेकिन ये गर्भ जो है उसके बाद ट्रैवल करता है और फिर यूट्राइन कैविटी में आता है। यूट्राइन कैविटी में ये जो 5वें दिन का गर्भ आता है इसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो होता है उसमें 2 प्रकार के सेल्स होते हैं। एक होता है ट्रोपेक्टोडर्म जो कि आउटर लेयर होता है और एक होता है इनर सेल मास। अब ये जो इनर सेल मास होता है इससे मेन गर्भ बनने वाला है और जो ट्रोपेक्टोडर्म है उससे प्लासेंटा बनने वाला है। और ये जो एंडोमेट्रियम में आया है मतलब
गर्भाशय में ये जो 5वें दिन का हमारा एम्ब्रियो आया है, उसके बाद जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, मतलब कि गर्भाशय के अंदर की जो लाइनिंग है उसमें भी थोड़े चेंजेस होते हैं, जिसको हम कहते हैं डेसिडुअलाइजेशन। तो ये डेसिडुअलाइजेशन मतलब कि प्रोजेस्टेरॉन की वजह से ये सारे चेंजेस होते हैं, और उसके बाद ये जो गर्भ है वो जाके गर्भाशय में समा जाता है, तो उसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक प्रोसेस होती है जो कि नेचुरली होती है, हमारी आंखों के पीछे ये सारी प्रोसीजर्स होती हैं। और ये इम्प्लांटेशन जब होता है तो जनरली कभी कभी इम्प्लांटेशन का स्पॉटिंग हो सकता है, पर ये नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है। सो एज सच हमें अंदर ये जो प्रोसेस चल रही है, ये जो भी स्त्री है उसको ये सारी प्रोसेस जो है वो नहीं समझती है, पर उनके अंदर ये प्रोसेस जो है वो होती रहती है। अब ये जो 3rd वीक है, इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके बॉडी में होती है, जैसे कि ओवुलेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन होना, फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होना, उसके बाद फिर गर्भ बनना, जो कि उसके बाद मोरूला बनता है। मोरूला के बाद ये 5वें दिन का गर्भ बनता है, जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वो जाके एट द एंड ऑफ 6th to 7th डे ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो जाके आपके गर्भाशय में इम्प्लांट हो जाता है, जिसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। सो ये 3rd वीक में ये सारे चेंजेस आपके बॉडी में होते हैं। लेकिन कोई भी टेस्ट से एक्चुअली हम ये 3rd वीक में प्रेगनेंसी डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। सोनोग्राफी या फिर कोई ब्लड टेस्ट से हमें ये पता नहीं चल सकता है कि प्रेगनेंसी है क्या है। इसके लिए हमें और थोड़ा वेट करना पड़ता है, हमें 4th वीक कंप्लीट होने तक वेट करना पड़ता है, तब हम बीटा एचसीजी या फिर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से पता कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी है या नहीं। अब आइए जानते हैं कि इस दौरान मतलब 3rd वीक ऑफ प्रेगनेंसी में आपने क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या क्या मेडिसिन आपने लेने चाहिए। सो पहले तो 3rd वीक आपका प्रेगनेंसी का है। यस, आपको प्रेगनेंसी के बारे में पता नहीं है, पर फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन आपने ज़रूर लेना चाहिए। आपके डाइट में आपने ज़्यादा से ज़्यादा फॉलिक एसिड रिच फूड, जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और स्प्राउट्स जिसमें रिच फॉलिक एसिड रहता है, ये सारा आपने ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। इसके अलावा कोई भी एडिक्शन से और एरिएटेड ड्रिंक्स से, स्मोकिंग से, अल्कोहल से, एरिएटेड ड्रिंक्स से और ट्रांसफैट वाले फूड से, जैसे कि जंक फूड से आपने दूर रहना चाहिए। उसके अलावा जो भी मेडिसिन आप ले रहे हो वो मेडिसिन जो है वो प्रॉपर आपकी प्रेगनेंसी के लिए सेफ़ है कि नहीं, ये ज़रूर आपके डॉक्टर से आपने कंफर्म कर लेना चाहिए। अगर आप कोई एक्ने के लिए मेडिसिन ले लो, जैसे उसमें आइसोटेटिनोइन रहता है, तो वो आपके लिए सेफ़ नहीं है, तो वो आपने ज़रूर आपके डॉक्टर से कंसल्ट करके चेंज कराना चाहिए। उसके बाद में जो आप ब्लड प्रेशर के लिए मेडिसिन ले रहे हो, वो भी सारे ही मेडिसिन प्रेगनेंसी के लिए सेफ़ नहीं है। बहुत ही कम उसमें प्रिपरेशन से जो कि मेडिसिन आपके प्रेगनेंसी के लिए सेफ़ है, उस पर आपने चेंज कराना चाहिए। सो ये सारे जो छोटे छोटे चेंजेस हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस है, जो आप अगर प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो तो आपने ये चेंजेस ज़रूर कराने चाहिए। अब इसके अलावा ट्रैवलिंग के ऊपर भी काफ़ी कोशिश होती है कि अगर हम हमारा ओवुलेशन हो गया है, अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, ओवुलेशन स्टडी करा रहे हो, तो बहुत बार पेशेंट्स को पता रहता है कि अभी ओवुलेशन हुआ है, सो उसके बाद क्या हम ट्रैवलिंग कर सकते हैं। सो यस, 3rd वीक में आप ट्रैवलिंग कर सकते हो, और ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस एज सच ट्रैवलिंग के ऊपर आपके नहीं है। सो डेफिनेटली आप आपका ट्रैवलिंग भी कर सकते हो। और बाकी जो प्रिकॉशंस है उसमें आपने हाइड्रेशन अच्छे से आपका मेंटेन रखना चाहिए, प्रोटीन रिच डाइट जो है वो आपने ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। और इसके अलावा जो भी चीज़ें आपके मेडिसिन जो भी आप ले रहे हो वो आपके डॉक्टर के कंसल्ट से ज़रूर लेना चाहिए। रेडिएशन एक्सपोजर से आपने बचना चाहिए, एक्सरे या फिर ये कोई भी जो रेडिएशंस है उसके एक्सपोजर से आपने ज़रूर बचना चाहिए। सो दिस वॉज अबाउट 3rd वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीक होता है। यस, इसमें जो भी चेंजेस होते हैं वो हमें नहीं हमारे आपके पीछे ही सारे चेंजेस होते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंजेस जो है हमारे बॉडी में ये 3rd वीक ऑफ प्रेगनेंसी में होते हैं। सो दिस वॉज अबाउट 3rd वीक ऑफ प्रेगनेंसी। आप ज़रूर हमारे ये जो वीडियो सीरीज़ है वो देखिए, और अगर आपको ये हमारी वीडियो सीरीज़ जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगती है
तो हमारे ये यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।